नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद अनेक एजेंसियां राहत और बचाव अभियान में जुटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 वर्ष में भारत की समावेशी वृद्धि पर प्रकाश डाला। कहा कि देश अगले 25 वर्ष के लिए विकास की रूपरेखा तैयार कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज जयपुर में उत्तरी आंचलिक परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बाबा साहब आंबेडकर से जुड़े 2 स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की। सीबीआई ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई को लोकेशन मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे और एनएसई की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण के नाम मुकदमा दर्ज किया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सम्मान में भारत में आज एक दिन का राजकीय शोक। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष को हटाने की मांग के लिए आज रैली को देखते हुए राजधानी कोलंबो में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू। ऋषि सुनक ने बोरिस जॉनसन के बाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने की अपनी दावेदारी की घोषणा की। शीर्ष वरीयता प्राप्त टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच विंबलडन के फाइनल में। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज शाम बर्मिंघम में। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं मुनीश शर्मा। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद कई एजेंसियों का राहत और बचाव अभियान जारी है। कल शाम लगभग 5:30 बजे पवित्र अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के कारण कुछ लंगर स्थलों में पानी भर गया और तंबू बह गए। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य सुरक्षा बल बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। आकाशवाणी से एक विशेष बातचीत में एनडीआरएफ के डीजीपी अतुल करवाल ने बताया कि विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। हमारे जो लड़के वहां पे मौजूद हैं रेस्क्यू वर्क में, उसके मुताबिक अभी हमारे पास 10 कैजुअलिटी की डिटेल है और 3 लोगों को वहां से जीवित निकाला गया है। वहां पे और भी ऑर्गेनाइजेशंस, आईटीबीपी, इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के लड़के बहुत अच्छे ट्रेंड हैं, माउंटेन रेस्क्यू टीम्स के, वो सब उसमें शामिल हो गए हैं राहत कार्य में। खराब मौसम और बादल फटने को देखते हुए एनडीआरएफ ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये फोन नंबर हैं 011-234-38252। नंबर फिर से सुन लीजिए 011-234-38252 और 011-234-38253। अमरनाथ श्राइन बोर्ड और कश्मीर डिवीजन ने भी तीर्थयात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं 0194-231-3149। नंबर फिर से सुनिए 0194-231-3149 और 0194-249-6240। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अमरनाथ में बादल फटने और बाढ़ से जानमाल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बातचीत कर स्थिति का जायजा लिया। श्री मोदी ने कहा कि हादसे से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जाएगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में लगे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि तीर्थयात्रियों की दुखद मौत के बारे में जानकर वे बहुत व्यथित हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समावेशन के बगैर वास्तविक विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 8 साल में
समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए। श्री मोदी ने कहा कि निर्धन लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में पहला अरुण जेटली स्मारक व्याख्यान दिया। श्री मोदी ने कहा कि देश में अगले 25 वर्ष के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। आज का भारत रिफॉर्म्स बाय कंपल्सन के बजाय रिफॉर्म्स बाय कन्विक्शन से आने वाले 25 साल का रोड मैप तैयार कर रहा है। देश आजादी के 100 साल मनाएंगे तब देश कहां होगा, इस लक्ष्य को लेकर के हम आज रोड मैप बना करके आगे बढ़ रहे हैं। रिफॉर्म जितने जरूरी होते हैं उतना ही जरूरी वो एनवायरमेंट होता है, मोटिवेशन होता है। हम रिफॉर्म्स को नेसेसरी इविल के रूप में नहीं बल्कि एक विन विन चॉइस के रूप में मानते हैं, जिसमें राष्ट्रहित भी है, जनहित भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 9 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए और गरीबों के लिए 10 करोड़ शौचालय बनाए गए। 45 करोड़ जन धन खाते खोले गए और गरीब लोगों के लिए 3 करोड़ पक्के मकान बनाए गए। श्री मोदी ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 3.5 करोड़ लोगों का निःशुल्क इलाज किया गया। सरकार की इन योजनाओं से वंचित लोगों को मुख्य धारा में लाकर विकास सुनिश्चित किया गया। श्री अरुण जेटली को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के साथ साथ मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी ऑरेटरी हम सब उसके कायल थे और उनके वन लाइनर लंबे अरसे तक हवा में गूंजते रहते थे। उनका व्यक्तित्व विविधता से भरा था और उनका स्वभाव सर्वमित्र वाला था और उनके व्यक्तित्व की इस खूबी को सभी आज भी याद करते हैं और हर कोई उनकी कमी महसूस करता है। मैं अरुण जेटली जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। सिंगापुर के वरिष्ठ मंत्री थर्मन षणमुगारत्नम ने मुख्य व्याख्यान में कहा कि अरुण जेटली विनम्रता और उदारता की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने कहा कि श्री जेटली ने जीएसटी जैसे जटिल सुधारों को लागू किया। श्री षणमुगारत्नम ने यह भी कहा कि अगले 25 वर्षों में भारत के पास विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए भारत सरकार के सुधारों और उसकी योजनाओं की भी सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में उत्तरी आंचलिक परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में आंतरिक सुरक्षा, सीमा विवाद, साइबर अपराध, मादक द्रव्य व्यापार, राज्यों के बीच सीमा विवाद, सड़क, परिवहन, उद्योग, जल और बिजली पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट। गृह मंत्री की अध्यक्षता में हो रही ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें राज्यों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाकर विभिन्न विषयों का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। जयपुर में 25 साल बाद हो रही इस बैठक में जल बंटवारे और अपराध जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में भाग लेने के लिए संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल जयपुर पहुंच चुके हैं। बैठक में वीआईपी प्रतिनिधियों सहित करीब 100 लोगों के भाग लेने की संभावना है। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए 5 आईपीएस अधिकारियों की देखरेख में करीब 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। राम खिलाड़ी मीणा, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से भेंट की। श्री शाह ने ट्विटर पर कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोनों नेता वफादारी के साथ लोगों की सेवा करेंगे और महाराष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर से जुड़े 2 स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किए जाने की सिफारिश की है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि वडोदरा में संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर के लिए ये अनुशंसा की गई है। इसी स्थान पर 23 सितंबर 1917 को बाबा साहेब ने अस्पृश्यता उन्मूलन का संकल्प लिया था। ये स्थल उनके नेतृत्व में सामाजिक क्रांति की शुरुआत का साक्षी रहा है। महाराष्ट्र में सतारा के उस स्थल के लिए भी अनुशंसा की गई है जहां डॉक्टर आम्बेडकर ने प्रतापराव भोसले हाई स्कूल में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। स्कूल के रजिस्टर में आज भी एक बालक के रूप में भीमराव का मराठी में किया गया हस्ताक्षर संरक्षित है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लोकेशन मामले में
मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे, एनएससी की पूर्व प्रबंध निदेशक चित्रा रामकृष्णा और रवि नारायण तथा कई अन्य लोगों के विरुद्ध मामले दर्ज किए। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मैसर्स आईएसईसी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने एनएसई के शीर्ष प्रबंधन अधिकारियों के साथ मिली भगत से 2009 से 2017 के बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों के टेलीफोन अवैध तरीके से टैप किए। आईटी कंपनी ने कथित रूप से एनएसई में समय समय पर साइबर जोखिम सर्वेक्षण के बहाने महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की। उसने कर्मचारियों की सहमति के बगैर टेलीफोन कॉल से एकत्र जानकारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी। सीबीआई मुंबई, पुणे, कोटा, लखनऊ और दिल्ली स्थित अभियुक्त के 18 परिसरों की तलाशी ले रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने एमनेस्टी इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी आकार पटेल को विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। निदेशालय ने इन पर लगभग 62 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से अपनी भारतीय संस्था को बहुत अधिक मात्रा में विदेशी धन दिया है और इसका इस्तेमाल भारत में गैर सरकारी संगठन की गतिविधियों को बढ़ाने में किया गया है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ जी गुफा के पास बादल फटने के बाद अनेक एजेंसियां राहत और बचाव अभियान में जुटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 वर्ष में भारत की समावेशी वृद्धि पर प्रकाश डाला। कहा, देश अगले 25 वर्ष के लिए विकास की रूपरेखा तैयार कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज जयपुर में उत्तरी आंचलिक परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बाबा साहेब आम्बेडकर से जुड़े 2 स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की। सीबीआई ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई को लोकेशन मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे और एनएसई की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्णन और रवि नारायण के नाम मुकदमा दर्ज किया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सम्मान में भारत में आज एक दिन का राजकीय शोक। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष को हटाने की मांग के लिए आज रैली को देखते हुए राजधानी कोलंबो में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू। ऋषि सुनक ने बोरिस जॉनसन के बाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी की घोषणा की। शीर्ष वरीयता प्राप्त टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच विंबलडन के फाइनल में पहुंचे और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज शाम बर्मिंघम में। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सम्मान में आज भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। श्री आबे को कल सवेरे पश्चिमी जापान में एक चुनावी भाषण के दौरान गोली मार दी गई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि शिंजो आबे एक महान राजनेता थे और वो इतने मिलनसार थे कि दुनिया भर में उन्हें पसंद किया जाता था। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि शिंजो आबे ने भारत जापान संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में एक समारोह में कहा कि वो इस घटना से स्तब्ध हैं। मेरे घनिष्ठ मित्र और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मेरे लिए अपूरणीय क्षति और असहनीय पीड़ा का दिन है। शिंजो आबे जी मेरे तो साथी थे ही, वो भारत के भी उतने ही विश्वसनीय दोस्त थे। उनके कार्यकाल में भारत जापान में उनके जो राजनीतिक संबंध थे हमारे, वो को नई ऊंचाई तो मिली ही। हमने दोनों देशों की साझी विरासत से जुड़े रिश्तों को भी खूब आगे बढ़ाया। आज भारत के विकास की जो गति है, जापान के सहयोग से हमारे यहाँ जो कार्य हो रहे हैं, इनके जरिए आबे जी भारत के जनमन में सालों तक बसे रहेंगे। मैं एक बार फिर दुखी मन से मेरे दोस्त को श्रद्धांजलि देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री शिंजो आबे जापान के उत्कृष्ट नेता, उच्च वैश्विक राजनेता और भारत जापान संबंधों के बड़े समर्थक थे। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अपना प्रिय मित्र तथा विश्व ने एक महान दृष्टा खो दिया है।
श्री शिंजो आबे को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि वर्ष 2007 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जापान यात्रा के दौरान वे पहली बार श्री आबे से मिले। पहली मुलाकात के बाद से ही दोनों की मित्रता आधिकारिक प्रोटोकॉल के दायरे से ऊपर उठकर घनिष्ठ होती चली गई। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2007 और 2012 के बीच और हाल ही में वर्ष 2020 के बाद श्री आबे जब प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थे, तब भी दोनों के व्यक्तिगत संबंध मजबूत रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी में अभूतपूर्व बदलाव के लिए उन्हें श्री आबे के साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री मोदी ने कहा कि श्री आबे भारत के साथ असैन्य परमाणु समझौता लागू करवाने के प्रति कृत संकल्प थे। उन्होंने भारत को हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए उदार शर्तों पर ऋण दिलवाने में निर्णायक भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जापान संबंधों में श्री शिंजो आबे के योगदान के लिए वर्ष 2021 में उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सम्मान में राष्ट्रीय शोक के कारण आज राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में चेंज ऑफ गार्ड समारोह नहीं होगा। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में कल अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया और राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष को हटाने की मांग को लेकर आज प्रस्तावित रैली को देखते हुए सेना को अलर्ट कर दिया गया। पुलिस प्रमुख चंदाना विक्रमरत्ने ने बताया कि कोलंबो और उसके उपनगरीय क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है और लोगों से अपने घरों में रहने को कहा गया है। यह आदेश हजारों सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के आज की रैली में भाग लेने के लिए राजधानी की तरफ बढ़ने को देखते हुए जारी किया गया है। प्रदर्शनकारी देश के बढ़ते आर्थिक संकट को लेकर राजपक्ष पर दबाव डालने के लिए कोलंबो में इकट्ठा हो रहे हैं। श्रीलंका को आवश्यक वस्तुओं की अभूतपूर्व कमी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति राजपक्ष के इस्तीफे की मांग को लेकर कई महीनों से उनके कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने श्रीलंका के अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों दोनों से यह अपील की है कि वो सुनिश्चित करें कि आज का ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे। ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद अगला प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी पेश की है। ट्विटर पर जारी प्रचार वीडियो में श्री सुनक ने कहा कि इस समय आगे बढ़कर सही निर्णय लेने की जरूरत है, इसलिए वे कंजर्वेटिव पार्टी का अगले नेता और प्रधानमंत्री पद के लिए खड़े हो रहे हैं। यदि 49 वर्षीय ऋषि सुनक जीत जाते हैं तो वे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति होंगे। श्री सुनक इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। कोविड महामारी के दौरान ब्रिटेन के वित्त मंत्री के रूप में रोजगार बहाली कार्यक्रम सहित बचाव पैकेज जारी करने के लिए उनकी सराहना की गई। अगले सप्ताह कंजर्वेटिव पार्टी की समिति चुनाव का समय और नियम तय करेगी। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य इन परीक्षाओं की तैयारियों में विद्यार्थियों और अन्य अभ्यर्थियों की मदद करना है। हिंदी में ये कार्यक्रम हर शनिवार को रात 9:30 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होता है। प्रत्येक सप्ताह कार्यक्रम के लिए एक विषय का चयन किया जाता है। विद्यार्थी व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से इस विषय से जुड़े प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम के लिए आमंत्रित विशेषज्ञ इन सवालों के जवाब देते हैं। देश भर के विद्यार्थियों से प्राप्त जिज्ञासाओं के आधार पर हर विषय के लिए प्रश्न का चयन किया जाता है। इस कार्यक्रम में एक्सप्लेनर, फैक्ट फाइल, परीक्षा कैलेंडर और सप्ताह का प्रश्न जैसे खंड शामिल होते हैं। कार्यक्रम की 15वीं कड़ी आज प्रसारित होगी और इस कड़ी का विषय है भूगोल। कार्यक्रम अभ्यास की इस कड़ी का प्रसारण आज रात 9:30 बजे एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। लंदन में विंबलडन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में कल जोकोविच का सामना ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 7 बजे से बर्मिंघम में खेला जाएगा। भारत ने पहला मैच 50 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की ये विशेष प्रस्तुति
आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम राष्ट्रवादी सत्यनारायण सिन्हा को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 9 जुलाई 1900 को बिहार के दरभंगा में हुआ था। सिन्हा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे और 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। सिन्हा ने स्कूली शिक्षा मुजफ्फरपुर जिला स्कूल से प्राप्त की और बाद में पटना विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली। वे किसान और जमींदार के रूप में बड़े हुए और बाद में बिहार की राजनीति में शामिल हो गए। वो 1926 में बिहार विधान परिषद के सदस्य और 1934 में केंद्रीय विधानसभा के सदस्य बने। बापू की है कर्म भूमि, धरती का नंदन वन बिहार। सिन्हा को बिहार से संविधान सभा के लिए चुना गया था। वो पहली 3 लोकसभाओं के लिए चुने गए और लोकसभा में कार्यकाल के दौरान उन्होंने संसदीय कार्य तथा सूचना और प्रसारण मंत्री और संसदीय कार्य और संचार मंत्रालय सहित कई विभाग संभाले। वे 1971 और 1977 के बीच मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए। 26 जुलाई 1983 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान भारतीय को नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी तारा सिंह को भी याद कर रहे हैं। उनका निधन 9 जुलाई 1925 को हुआ था। पंजाब के जालंधर जिले के निवासी तारा सिंह 1925 में सभी प्रार्थना सभाओं पर प्रतिबंध के ब्रिटिश आदेश के खिलाफ जैतो गुरुद्वारा गंगसर नाभा के लिए 11वें अहिंसक शहीदी जत्थे में शामिल थे। जत्था जब गुरुद्वारे पहुंचा तो पुलिस ने उसे रोक लिया और बड़ी संख्या में जत्थे के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। तारा सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जुलाई 1925 को पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। भारत माता के इस वीर शहीद को शत शत नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी देनू शाह को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में भाग लिया था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के निवासी शाह शुरू में ब्रिटिश भारतीय सेना में सिपाही थे, लेकिन विद्रोह के दौरान उन्होंने ब्रिटिश नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विभिन्न स्थानों पर लड़ाई लड़ी, लेकिन एक मुठभेड़ के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। 9 जुलाई 1858 को देनू शाह को फांसी दे दी गई। भारत के इस वीर सपूत को नमन। हम शहीद घुनू सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें 9 जुलाई 1857 को अंग्रेजों ने फांसी दी। उत्तर प्रदेश में बेलौंजा के निवासी घुनू सिंह शुरू में ब्रिटिश सेना की 23वीं रेजिमेंट नेटिव इन्फेंट्री में नौकरी करते थे। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। घुनू सिंह को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उन पर नौकरी छोड़ने तथा विद्रोह के आरोप लगाए गए। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 9 जुलाई 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। आकाशवाणी समाचार की ओर से इस वीर स्वतंत्रता सेनानी को नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मण प्रसाद को भी याद कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की 23वीं रेजिमेंट में सैनिक थे। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में भाग लिया। उन्हें कंपनी की सेना ने पकड़ लिया और 9 जुलाई 1857 को फांसी दे दी गई। मां भारती के इस सपूत को नमन।
आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के संग। सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार और शामिल रहिए हमारे साथ आजादी के अमृत महोत्सव में। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क ने $44 अरब में ट्विटर को खरीदने का अपना फैसला वापस लेने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कंपनी ने विलय समझौतों के कई प्रावधानों में धोखाधड़ी की। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छाए रहेंगे बादल और हल्की बारिश भी हो सकती है। मुंबई में तेज बारिश का अनुमान है। चेन्नई में मध्यम वर्षा हो सकती है, जबकि कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना बनती दिख रही है। श्रीनगर, लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और श्रीनगर में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और रवि, आप अब हमें बताएं कि क्या है खास आज के समाचार पत्रों में। जी मुनीश, आज के सभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या का समाचार है। अखबारों ने सभी प्रमुख भारतीय राजनेताओं की शिंजो आबे को श्रद्धांजलि का भी विस्तार से उल्लेख किया है। राष्ट्रीय सहारा और राजस्थान पत्रिका दोनों ने अपने पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्री आबे को श्रद्धांजलि को मेरे मित्र आबे सान शीर्षक से छापा है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, हमलावर ने हाथ से बनाई बंदूक का इस्तेमाल किया। साथ ही जापान की समाचार एजेंसी का हवाला देते हुए हमलावर का ये बयान भी छापा है कि उसने ये हत्या इसलिए की क्योंकि वो उनके राजनीतिक विचारों से सहमत नहीं था। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से हुई तबाही का समाचार भी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इलाके में बारिश की वजह से तेज बहाव में 10 लोगों समेत कार के बह जाने के समाचार को भी नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। मृतकों की संख्या 9 बताई गई है। अमर उजाला ने लद्दाख में तनाव वाले क्षेत्र से गुजरे चीनी लड़ाकू विमान का समाचार प्रकाशित करते हुए लिखा है, उकसावे की कार्रवाई वायुसेना ने वापस खदेड़ा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद अनेक एजेंसियां राहत और बचाव अभियान में जुटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 साल में भारत की समावेशी वृद्धि पर प्रकाश डाला। कहा, देश अगले 25 साल के लिए विकास की रूपरेखा कर रहा है तैयार। गृहमंत्री अमित शाह जयपुर में उत्तरी आंचलिक परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बाबा साहब आम्बेडकर से जुड़े 2 स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है। सीबीआई ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी को लिटिगेशन मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे और एनएससी की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्णन और रवि नारायण के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सम्मान में भारत में आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष को हटाने की मांग के लिए आज रैली को देखते हुए राजधानी कोलंबो में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू घोषित। और ऋषि सुनक ने बोरिस जॉनसन के बाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।